दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 9 महिलाएं जाति एवं सुधार। इस अध्याय में आप महिलाओं की स्थिति, उनकी शिक्षा, जाति और जाति व्यवस्था में हमारी क्या कमियां थीं, उनके उद्धार के लिए क्या प्रयास किए गए, इन सब के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें बहुत सारे लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जात या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं और यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या फिर मिल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती, क्योंकि उनके पति का चुनाव या उनकी शादी उनके माता पिता या बड़े भाई या अभिभावकों द्वारा तय की जाती है। दोस्तों, 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं और इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। दोस्तों, सती शब्द का जो अर्थ है वह सदाचारी महिला था और संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे। शिक्षा पर भी महिलाओं की पहुंच कोई बहुत कम थी या पहुंच थी ही नहीं। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, सती बाल जाथर साल्विन द्वारा बनाया गया 1813 का एक चित्र है और भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों में बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। यहाँ पर देखिए किस प्रकार एक महिला को उसके पति के चिता के में जलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, समाज में सिर्फ स्त्रियां और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापारी और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था और फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिनको कि शूद्र कहा जाता था। और इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां होती थीं जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थीं जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित या गंदा कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। अछूत या अस्पृश्य का अर्थ यह है कि इन जातियों को छूने से ही उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दोस्तों, अछूत जातियां या निचले पायदान पे जो लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश करने की, सवर्ण जातियों के प्रयोग में आने वाले कुओं से पानी निकालने की या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट और तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इसमें बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और समाज में जो निचली जातियां थीं, जिन्हें कि निम्न दर्जे का माना जाता था, उन्हें या उनके अधिकारों के लिए किस प्रकार से प्रयास किए गए। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुहाविसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी वजह क्या थी? तो इसका कारण ये था कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं और ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थीं, जिनके बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इससे क्या हुआ? तो दोस्तों, इससे आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार व्यक्त कर सकते थे और नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी।
और ये जो चर्चाएं होती थीं ये आम जनता तक पहुंच सकती थीं और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से ये चर्चाएं जुड़ी होती थीं। दोस्तों, इस तरह की बहस जो होती थी वो अक्सर भारतीय समाज सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। समाज में जो कुरीतियां, असमानता, जाति प्रथा और तरह तरह के वर्णभेद आदि विद्यमान थे, उसमें भारतीय सुधारक और सुधार संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दोस्तों, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसको कि बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, इन लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। दोस्तों, राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। यहाँ पर देखिए, रेमब्रांट पील द्वारा 1833 में राजा राम मोहन राय का ये चित्र दिया गया है। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारकों में प्रथम स्थान पर आते हैं। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय चाहते थे कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिले, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता हो और उनको पुरुषों के समान समानता भी मिले। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर, चौके और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश किस प्रकार से की गई? दोस्तों, राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय बहुभाषा भाषी और बहुभाषाविद थे। वे संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है और 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचारों को सही मानते क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, सती प्रथा पर रोक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाई गई थी। ये वर्ष था 1829। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया था। जब वे किसी भी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील या तर्क देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। यहाँ पर देखिए, कुंडों पर झूलने का त्यौहार, इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट उठाने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार को खास तौर से आलोचना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक स्रोत यानी प्राचीन किसी पुस्तक से या तत्कालीन समय से कुछ उद्धरण दिया गया है। पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे यानी पैम्फलेट लिखे थे और इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों की बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा में इसी तरह का उदाहरण देखिए। सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। जो सती प्रथा के समर्थक लोग थे उनका विचार था। इसके अलावा उनमें बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ मरने की कामना करने लगती हैं, किंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। और सती विरोधी क्या कहते हैं कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती?
अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। दोस्तों, ये संवाद जो है 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं, तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी आप इस संवाद से समझ सकते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। दोस्तों, 19वीं सदी में अनेक समाज सुधारक आ गए थे जिन्होंने समाज की भिन्न भिन्न कुरीतियों पर प्रहार करने का प्रयास किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पुंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था और उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। यहाँ पर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का एक चित्र दिया गया है और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। इसके बावजूद दोस्तों, विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था और इस तरह रूढ़िवादी तबके या रूढ़िवादी वर्ग जो थे इस तरह के कानून का विरोध करते थे। यहाँ पर चित्र में देखिए दोस्तों, ईश्वरचंद विद्यासागर को दिखाया गया है और ईश्वरचंद विद्यासागर लड़कियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आदि के कट्टर समर्थक थे। बहुत सारे समाज सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को अब भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था और बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता ये थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए और फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में ही घर पर पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाएं ऐसी थी जो बिना किसी की मदद के लिए खुद पढ़ना लिखना सीख गई थीं, लेकिन दोस्तों अनेक महिलाएं ऐसी थीं जो कि पढ़ाई लिखाई नहीं सीख पाईं। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा दोस्तों पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए आर्य समाज ने पंजाब में प्रयास किया। महाराष्ट्र में बालिका शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले का नाम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदू विद्यालय की छात्राएं 1875 में 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय में ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जाती थी। दोस्तों, उत्तर भारत के जो कुलीन मुस्लिम परिवार थे उनकी महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं और उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। दोस्तों, महिलाएं जब पढ़ना लिखना सीख गईं तो उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को मुखरित रूप में लिखना शुरू किया। बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बेगम रुकैया सखावत। बेगम रुकैया सखावत हुसैन इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने कलकत्ता और पटना में
मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं को औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिकाएं बन गईं और बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। दोस्तों, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी और उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें। दोस्तों, जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग या परंपरावादी खेमे के लोग वो काफ़ी नाराज हो गए। जैसे बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, इससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी, पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं निकालीं, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वो महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थीं और उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता तथा समानता की मांगों का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं ने ये आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का यानी मत देने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष की ओर जोर लगाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पुस्तक का अंश दिया गया है, जब औरत का पति मर जाता है। दोस्तों, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था कि क्या औरत को अपनी जिंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। ये तो कुछ बात हो गई। मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीजों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम और तुम्हारी जिंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है, उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवाभगत और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है और जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं, और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता, यह अशुभ है। तो ये ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना से ये अंश जो है उद्धृत किया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह ऐसे कानून से मतलब होता है, बाल विवाह का तात्पर्य ये है कि छोटे बच्चों में, अत्यंत कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाए। दोस्तों, महिला संगठनों के विकास और इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित संस्थाओं और परंपराओं को चुनौती देने लगी और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल के कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती और बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल और 18 साल कर दी गई है। दोस्तों, 8 साल की दुल्हन, यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। दोस्तों, आगे देखते हैं जाति और समाज सुधार के बारे में। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता के स्तर पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया और इन सुधारकों और सुधार संगठनों में बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग भी थे।
गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। दोस्तों, इन लोगों में कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उस समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी और शहरों का विस्तार किस प्रकार से हुआ है आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जब शहरों का विस्तार हुआ, लोगों को काम मिला, उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, तो ऐसे लगा कि जैसे शहरों में नई इमारतों का निर्माण, शहरों को साफ किया जाना, इसके लिए कुली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले तथा नालियां साफ करने वाले सफाई कर्मी, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। और इन सब कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के जो गरीब लोग थे वो शहर की ओर आए। शहर जाने वालों में बहुत सारे निम्न और निचली जातियों के लोग थे। बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिडाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम बहुत कठोर था, लेकिन गरीब निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। यहाँ पर देखिए, एक कुली जहाज है 19वीं शताब्दी में। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां पर इनसे तरह तरह के कठोर काम करवाए जाते थे। जूते कौन बना सकता है, एक केस स्टडी है दोस्तों। तो चमड़े का काम करने वाले को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, लेकिन चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे और उन्हें काफी लाभ हुआ। यहाँ पर देखिए, जूते बनाते हुए मदिगा समुदाय के लोग जो 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में हैं, ये दर्शाए गए हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूते सीने में माहिर होते थे। दोस्तों, शहरों में जो काम बढ़ रहा था उससे अनेक दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। सेना में लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई। अछूत जाने वाले लोग, महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में भी पढ़ाते थे। दोस्तों, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग यहाँ पर बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेत संभालते थे और जमींदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। दोस्तों, बंबई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया गया और कक्षा के बाहर बैठकर, बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित या गंदा न कर पाएं जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों, ये असमानता और गैर बराबरी से समानता और न्याय की मांग बढ़ी। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए थे और मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छोड़ा था। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के लिए काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहां ऐझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा था। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों को बीच भेदभाव का विरोध किया। और यहाँ पर देखिए, नारायण गुरु का एक कथन था, ओरु जात ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर होता है। और नारायण गुरु ने ही कहा था कि कोई किसी का जाति और धर्म न पूछे। तो दोस्तों, गुलामगिरी एक देखिए महत्वपूर्ण ज्योतिराव फूले की एक पुस्तक है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे और 1827 में इनका जन्म हुआ था। ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में इन्होंने शिक्षा पाई थी और बड़े होने पर जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे।
उनका तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों यानी आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को निम्न जाति वाला मानने लगे और फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी यानी मूल लोगों की है, कथित तौर पर निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने यह दावा किया कि आर्यों के शासन के पहले यहाँ स्वर्ण युग था। आर्य जब नहीं आए थे तो यहाँ स्थिति अच्छी थी। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अतिशूद्रों जिनको कि अछूत माना जाता है उनको जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए और फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण। ज्योतिराव फूले ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। जाति प्रथा पर इनकी पुस्तक गुलामगिरी थी और देखिए इन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संगठन का स्थापना किया था। एक देखिए जो है ये ज्योतिराव फूले के काश्तकार की चाबुक, उस पुस्तक से ये अंश लिया गया है, मैं यहाँ और तुम वहाँ। फूले उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और वह अब देश के बाहर महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता है। दोस्तों 1873 में ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। दोस्तों फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना की सभी प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति में महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं शताब्दी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण में ईबी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा था। प्रश्न ये उठता है कि मंदिरों में कौन जा सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम भी इंसान हैं। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज के दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मदुरै मंदिर का प्रवेश द्वार टॉमस डेनियल द्वारा बनाया गया 1792 का चित्र है। मंदिर के प्रवेश आंदोलन से पहले अछूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाता था। सन 1927 में दोस्तों अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हो गए थे कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दलितों को ब्राह्मणों द्वारा या उच्च जातियों द्वारा प्रयोग किए गए नल तालाबों को प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए और वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की वजह कितनी मजबूत है। यहाँ पर देखिए गैर ब्राह्मण आंदोलन के बारे में। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ और यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज है जिन्हें यहाँ के मूल निवासियों यानी देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर, यहाँ पर इनका चित्र दिया गया है दोस्तों। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया और संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था।
बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्हें हताश होकर पार्टी छोड़ दिया और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। पेरियार का मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता की ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खासतौर से मनु द्वारा रचित मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। महिलाओं के बारे में पेरियार ने क्या लिखा था? तारा मुर्कुतम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थीं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा हैं। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ये पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नाइकल से ये उद्धरण लिया गया है। दोस्तों, महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो तर्क पेरियार द्वारा दिए गए थे, तो ये तर्क और दलीलें लोगों को रास नहीं आई और निम्न जाति नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जाति राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत में धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इसका मानना इससे स्पष्ट है कि जो ब्राह्मण या उच्च वर्ग थे, वो निचली जातियों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो जाति संघर्ष या जाति आंदोलन था, ये कुछ हमारे समाज सुधारकों द्वारा समाज में समानता के लिए किया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था। दोस्तों, अनेक विचारक या पेरियार या ये जो संगठन थे जो जातीय समानता की बात करते थे, उनका उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं। और कहा भी जाता है कि जो जाति व्यवस्था है, भारतीय समाज कितना भी अग्रगामी हो गया है, लेकिन जाति व्यवस्था अभी भी उसमें व्याप्त है। यहाँ पर देखिए, सुधारों के लिए संगठित होना, ब्रह्म समाज। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई और यह संस्था मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषद में विश्वास करते थे। डिरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन। तो दोस्तों, हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे 1820 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों में आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया और ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। प्रार्थना समाज। तो 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई थी। वेद समाज। तो दोस्तों, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जाति भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। एक अन्य संगठन अलीगढ़ आंदोलन था। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी और अलीगढ़ आंदोलन मूलतः शैक्षणिक सुधारों से संबंधित था।
अगला संगठन सिंह सभा आंदोलन था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। इन सभाओं में खास बात यह थी कि ये सिख धर्म के अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें गैर सिख समझते थे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और जिनमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाते। उनके बाद अन्यत्र देखते हैं काले गुलाम और गोरे बागान मालिकों के संबंध में। दोस्तों, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह से संबंध स्थापित किया था उसके बारे में आपने पढ़ा है। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे और सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया गया था कि अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। देखिए यहाँ पर दोस्तों चित्र में गुलामों की बिक्री दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका में ये 1856 में यहाँ पर संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।